नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है अनुसृजन एवं अनुवाद। We are going to discuss today about transcreation and translation. तो प्रस्तुत है ये चर्चा और इस चर्चा के प्रमुख बिंदु है अनुसृजन की अवधारणा, अनुसृजन, पुनर्लेखन एवं नवलेखन यानी ट्रांसक्रिएशन, रीराइटिंग एंड न्यू राइटिंग। इसमें हम प्रमुख विचारकों के विचारों को भी प्रस्तुत करेंगे। अन्य प्रमुख बिंदु है अनुसृजन एवं अनुवाद में संबंध, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसक्रिएशन एंड ट्रांसलेशन। फिर हम चर्चा करेंगे अनुसृजन एवं अनुवाद में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिएशन एंड ट्रांसलेशन। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अनुसृजन और भारतीय भक्ति साहित्य यानी ट्रांसक्रिएशन एंड इंडियन भक्ति लिटरेचर। फिर हम उसके अनुसृजन के विस्तार की चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत है चर्चा, और आज की चर्चा का विषय है अनुसृजन एवं अनुवाद यानी ट्रांसक्रिएशन एंड ट्रांसलेशन। जब हम अनुसृजन कहते हैं तो अनु का अर्थ है बाद में और सृजन का अर्थ है क्रिएशन यानी रचना, निर्मित। तो जब हम ट्रांसलेशन के साथ ट्रांसक्रिएशन को जोड़ते हैं तो ये कहाँ से जुड़ता है? असल में अनुसृजन की परिकल्पना क्या है? हम अनुसृजन क्यों कहते हैं इसे? क्यों नहीं अनुवाद तक सीमित कर देते हैं? किस तरह से उपयोगी है, किस तरह से संदर्भवान है, किस तरह से अनुवाद का अर्थ विस्तार करता है और किस तरह से अनुवाद से जुड़कर भी अनुवाद से अलग होता है, इन सभी बिंदुओं के आलोक में ये चर्चा हम रखेंगे। इस प्रस्तावना के साथ हम बात करते हैं कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से ट्रांसक्रिएशन। अब ट्रांसक्रिएशन को लेकर के अवधारणाएं बाद में बनी, ट्रांसक्रिएशन की गतिविधियां पहले हो गई थी। इसके उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे, भारतीय भक्ति साहित्य से, अन्य संदर्भों से विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रांसक्रिएशन हमारे लिए अत्यंत प्राचीन काल से जुड़ा हुआ विषय है, हम उसको कैसे समझते देखते रहे हैं। लेकिन असल में ये ट्रांसक्रिएशन की जो पूरी अवधारणा है वो जिस विचारक के माध्यम से हमारे सामने रेखांकित होकर के कॉन्सेप्चुअलाइज फ्रेमवर्क में आई है, वो भारत के ही अनुवादक, चिंतक, विचारक वे हैं पी लाल के नाम से जो मशहूर हैं, जिनका पूरा नाम है पुरुषोत्तम लाल। पुरुषोत्तम लाल ने इसको थियराइज करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। ट्रांसक्रिएशन 2 एसेज नामक पुस्तक में जो 1972 में प्रकाशित हुई थी, और उस पुस्तक में उन्होंने शकुंतला के अनुवाद की चर्चा की, इतिहास और संस्कृत से जुड़े पक्षों पर विस्तार से विचार किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के जो व्याख्याकार हैं कहाँ से वहाँ जुड़ाव होता है उसका, और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि कोई भी रचना, खासतौर से साहित्यिक कृति, उस तरह से अनुवाद नहीं होती है जिस सीमित अर्थ में हम उसे लेते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ मीनिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर। एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ का अंतरण, इस दृष्टि से की गई कार्यवाही अनुवाद नहीं होती है, जिसे हम अपने ढंग से व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन इज नॉट कन्फाइंड टू लिंग्विस्टिक एक्सरसाइज, यानी अनुवाद अब केवल भाषा वैज्ञानिक गतिविधि या व्यापार होकर के सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उससे आगे की प्रक्रिया हो गई। ये आज हम जिस रूप में इसे रेखांकित करते हैं तो उसके पहले से, यानी जब ट्रांसलेशन स्टडीज एज ए डिसिप्लिन उभर कर नहीं आया था, अनुवाद अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर नहीं आया था, तब से उसके पहले से ही अनुवाद के संदर्भ में अवधारणा व्याप्त हो गई थी, और खास तौर से पी लाल ने उसको रेखांकित किया था, और जिसे हम
ट्रांसलेटर्स विजिबिलिटी की बात करते हैं, लॉरेंस विजिबिलिटी, जिसे रेखांकित करने की कोशिश करते हैं कि अनुवादक की दृश्यता उसमें कैसे आती है। इस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। अंतिम बिंदु हमारा यही होगा अनुवादक की दृश्यता का, जिसमें हम विस्तार से इसके प्रसंग को चुनेंगे कि कैसे ट्रांसक्रिएशन जो है विजिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर को श्रेय देता है। इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम जानते हैं कि अनुसृजन में क्या है। अनुसृजन का मतलब कि अनुवाद की वह प्रक्रिया जिसमें सृजनात्मकता निहित हो या रचनात्मक भूगोल उसमें बनता हो, एक नया क्रिएशन बनता हो, नई अवधारणा सामने आती हो, नया संकल्प आ जाता है और मूल रचना अपनी प्रकृति में अंतर कर देती है। ये कायांतरण की जो पूरी प्रक्रिया है, ट्रांसपोजिशन और ट्रांसफर ऑफ मीनिंग के का ये जो नया पर्सपेक्टिव है, ये ट्रांसप्लांटेशन भी जिसे हम कह सकते हैं, यानी इसको लॉजिंग डिसलॉजिंग से भी जोड़ करके देखा जाता है। अनुवाद की प्रक्रिया के ये प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं कि एक भूभाग से दूसरे भूभाग में जब हम किसी का अंतरण करते हैं, कहीं से पौधा लिया और कहीं जाकर के प्रस्तुत कर दिया, तो ये जो लॉजिंग और डिसलॉजिंग की प्रक्रिया है या ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया है या कहीं रीबिल्डिंग की प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में जो छूट अनुवादक लेता है वह असल में ट्रांसक्रिएशन को जन्म देता है, ट्रांसक्रिएशन के लिए नई जमीन पैदा कर देता है। लेकिन ट्रांसक्रिएशन के साथ साथ जो अन्य विषय जुड़े हुए हैं जिसकी चर्चा भी हम करेंगे कि ट्रांसक्रिएशन, न्यू राइटिंग एंड री राइटिंग, तो उन संदर्भों में भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर भी हम विचार करेंगे। अब ट्रांसक्रिएशन असल में होता कैसे है? ट्रांसक्रिएशन तब होता है जैसे हम ये कहें कि ऑक्टेवियो पाज ने कहा ट्रांसलेशन, व्हाट डज ट्रांसलेशन डू? तो ट्रांसलेशन क्या करता है? इट रिवील्स फ्रॉम द कन्फाइन ऑफ द ओरिजिनल। ये मूल की जो चार दीवारी है, उसकी बंदिशें हैं, जो उसके बंधन है, उसके जो कारागार हैं, उन कारागारों से, उन सीमाओं से मुक्ति दिलाता है और नए भूभाग में प्रवेश कराता है, नए भूगोल में प्रवेश कराता है, नए एम्बियंस में ले जाता है, नए परिवेश में ले जाता है। ये प्रक्रिया होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में स्वायत्तता कहाँ से आती है? रचनाकार की स्वायत्तता के साथ साथ अनुवादक की स्वायत्तता पर भी विचार किया गया है। यह तो हम जानते हैं कि रचनाकार जो स्वायत्त होता है उसके संदर्भ में क्या कहा गया? उसके संदर्भ में कहा गया है कि अस्मिन् असारे संसारे कविरेव प्रजापति, यानी कवि ही अपने संसार का स्वामी होता है, कवि ही उसका प्रजापति होता है। कवि का संसार, उसका स्वामी वही है, कवि ही है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो क्या कह दे कि अनुवादक का संसार भी अनुवाद ही निर्मित करता है, रचता है, उसका प्रशासक भी वही है, उसका शासक भी वही है, उसमें जो नियम निर्माण होते हैं, जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं, वो सोशल नॉर्म्स नहीं, बल्कि वो कहा जाए कि वो मर्यादाएं, वो जो मानक है, मानक की स्थापना वो कवि के समान जो है वो अनुवादक ही करता है। अब इन विचारों को श्रेय कहाँ से मिलता है? ट्रांसक्रिएशन के कितने बड़े पक्षधर थे, कितना उससे प्रेम करते थे, कितना उनका भावनात्मक जुड़ाव था, how much he was involved and how much he loved with the very idea of transcreation। यूपी लाल के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। It is reflected by his statement given in the preface written by him in the translated version of Mahabharata, which he translated from Sanskrit to English। जब उन्होंने संस्कृत से अंग्रेजी में महाभारत का अनुवाद किया तो उसकी भूमिका में उन्होंने जो शब्द लिखे वे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से ध्यान आकृष्ट करते हैं और वे शब्द में पढ़ रहा हूँ। वे कहते हैं, नो एपिक, नो वर्क ऑफ आर्ट इज सैक्रेड बाय इटसेल्फ। नो वर्क, नो एपिक, नो वर्क ऑफ आर्ट इज सैक्रेड बाय इटसेल्फ। It doesn't have meaning for me now if it is
नथिंग, इट इज डेड। इसको समझने की जरूरत है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। नो एपिक, नो वर्क ऑफ आर्ट इज सेक्रेड बाय इटसेल्फ। इट इज नो वर्क, नो एपिक, नो वर्क ऑफ आर्ट is sacred by itself. It is, what did he say? Let us recollect. No epic, no work of art is sacred. कोई भी महाकाव्य, कोई भी कलाकृति पवित्र नहीं है अपने आप में। It does not have meaning for me now. अगर ये if it does not have meaning for me now, अगर इसका आज हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है तो कोई भी कलाकृति, कोई भी महाकाव्य मूल्यवान नहीं हो सकता है। इट इज नथिंग, इट इज डेड। इसमें कुछ नहीं है, ये मृत प्राय है। और कब कहा? महाभारत के लिए कहा। क्यों कहा? क्योंकि महाभारत के मूल्य अगर वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है, अगर महाभारत का जो अनुवाद करते समय अनुवादक उसको अपनी सीमाओं से, अपनी परिधि से नहीं जोड़ता है और अपने साथ उसका रागात्मक सरोकार नहीं स्थापित करता है, तब वो मूल्यवान नहीं है। ये महत्वपूर्ण विचार उनके महाभारत की भूमिका में है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसको लेकर के वे इतने उत्साहित थे पुरुषोत्तम लाल जी, पीलाल, कि 1972 में ट्रांसक्रिएशन टू ऐसे नामक की पुस्तक लिखी। फिर 1996 में उन्होंने एक अन्य ट्रांसक्रिएशन वर्कशॉप नामक रचना की और 2010 में जब उनका निधन हुआ तब तक वो ट्रांसक्रिएशन के प्रबल पक्षधर बने रहे। तो उसको मूर्त रूप प्रदान करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और ट्रांसक्रिप्शन जब हम कहते हैं तो हम सीधा ये समझते हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया में जो रचनात्मक गतिविधि, जो सरोकार जोड़ दिए जाते हैं, वो एक ट्रांसक्रिप्शन हो जाते हैं। अब हम अन्य विचारकों के माध्यम से हम उन विचारों को समझने की कोशिश करते हैं जिसका सीधा संबंध अनुसृजन, पुनर्लेखन एवं नवलेखन से, यानी ट्रांसक्रिएशन, रीराइटिंग एंड न्यू राइटिंग से। ट्रांसक्रिएशन जैसा मैंने बताया कि इसमें महत्वपूर्ण योगदान पी लाल का है, पुरुषोत्तम लाल जी का है। उन्होंने महाभारत का अनुवाद किया, अन्य रचनाओं के अनुवाद किए, शकुंतला के विषय में उन्होंने विस्तार से बताया और उन्होंने ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ट्रांसक्रिएशन यानी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा दिया, रचनात्मकता को बढ़ावा दिया, उस पूरी प्रक्रिया में अनुवाद की गुणवत्ता को आगे बढ़ाया। रीराइटिंग, ये पद दिया एंड्रे लेफेर ने। रीराइटिंग का मतलब पुनर्लेखन, और कहा ट्रांसलेशन इज रीराइटिंग। तो रीराइटिंग है क्योंकि उसमें हम नए भूगोल की ओर जाते हैं, नए आलोक में जाते हैं और भाषा में जो लिखी गई बात है उसको ज्यों का त्यों नहीं प्रस्तुत कर दिया जाता है, बल्कि वो अलग आयाम ग्रहण कर लेता है। उन्होंने यहाँ तक बताया कि जो ट्रांसलेशनल यूनिट है, यानी किसका अनुवाद करना चाहिए, वे बताते हैं कि ट्रांसलेशनल यूनिट इज कल्चर, neither the word nor sentence nor even text, the translational unit is culture। यानी संस्कृति का अनुवाद करना चाहिए, संस्कृति के आलोक में अनुवाद करना चाहिए, यानी जो पाठ है, पाठ की संस्कृति क्या है, उसके आधार पर ही अनुवाद कार्य संपन्न हो सकता है, संपन्न होना चाहिए। अगर नहीं किया जाता है तो केवल भावों और विचारों के उद्घाटन और विवेचन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि the very culture must also be transferred। ये हम उनकी व्याख्या कर रहे हैं, उनके विचारों की, उस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसलेशन एक रीराइटिंग बन जाता है। लेकिन रीराइटिंग की पूरी प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, उसमें उन्होंने बताया कभी कभी मैनिपुलेशन भी हो जाता है, कभी कभी हम अपनी मर्जी से व्याख्याएं करते हैं और छूट फाइडेलिटी से यानी निष्ठा से, विलगाव का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह मैनिपुलेशन हो जाए। और कभी कभी जो मैनिपुलेशन का पूरा साक्ष्य क्या है, कॉलोनियल ट्रांसलेशन और पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन। पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन में जहां हम
डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के रूप में ट्रांसलेशन का उपयोग करते हैं, विनिवेशीकरण की प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अपने इतिहास का दुरुस्तीकरण करते हैं, शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया करने की कोशिश करते हैं, रिकरेक्टिंग हिस्ट्री कोशिश कर रहे हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने उसको अपने ढंग से रेखांकित किया था। कॉलोनियल पीरियड में ट्रांसलेशन का उपयोग उन्होंने एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के रूप में उसका इस्तेमाल किया था, अपने शासन को सुगम संपन्न बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। तो ये रीराइटिंग एक प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन है, दैट इज एन एक्ट ऑफ मैनिपुलेशन, और कभी सकारात्मक होता है कभी नकारात्मक होता है, लेकिन उसका सकारात्मक पक्ष ये है कि जब हम उसमें नई रचनात्मकता और नई ऊर्जा ग्रहण करवा देते हैं तो वो विशिष्ट बन जाती है। अब न्यू राइटिंग, ये पर्सपेक्टिव कहाँ से आता है? न्यू राइटिंग का नवलेखन की जो अवधारणा है वो सुजीत मुखर्जी प्रस्तुत करते हैं, और सुजीत मुखर्जी ये बताने की कोशिश करते हैं कि अनुवाद स्वतः अपने आलोक में एक नई भूमिका ले आता है, उस पूरी प्रक्रिया में नई रचना सामने आ जाती है, क्योंकि जो कही गई बात है तो उसको ज्यों का त्यों नहीं प्रस्तुत कर दिया जाता, वो वही नहीं रह जाता है, वो कहीं ना कहीं और सामने आ जाता है, कहीं ना कहीं और उसका भूगोल निर्मित हो जाता है, उसकी जो पूरी जैविकी बन जाती है, उसका मानस निर्माण हो जाता है, इसलिए नई रचना नए आलोक में आ जाती है। तो ट्रांसलेशन इज ए न्यू राइटिंग, ये एक अभिनव प्रयोग है, और अभिनव प्रयोग के क्रम में हम नई नई बातों को उसमें शामिल करते हैं, जोड़ते हैं, उसमें रचनात्मकता का विस्तार करते हैं, इसलिए वो एक अलग पाठ बन करके आ जाता है, एक नई रचना आ जाती है। अब इस प्रक्रिया में दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुवाद को भाषा की संरचना से मुक्ति दिलाने की कोशिश इन लोगों के विचारों में मिली। दूसरी बात ये रचनात्मकता अनुवाद की प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रचनाकार की स्वायत्तता होती है, लिबर्टी, और चौथी और ऑटोनॉमी, उससे जुड़ा हुआ सरोकार है। पांचवी बात यह है कि एक नई रचना बन करके सामने आती है, उसका आकार, स्वरूप और निर्मिति भिन्न हो जाती है, कंस्ट्रक्ट अलग हो जाता है। अब अनुसृजन और अनुवाद में अंतर की ओर हम ध्यान आकृष्ट करते हैं। अनुसृजन और अनुवाद में संबंध भी और फिर अंतर भी। तो संबंध क्या है? संबंध ये है कि मूल पाठ से दोनों जुड़े हुए हैं। अगर मूल पाठ ना हो तो ना अनुवाद हो सकता है, ना अनुसृजन हो सकता है। यानी ओरिजिनल टेक्स्ट, ए गिवन टेक्स्ट हैज टू बी देयर for making any kind of transcription or translation। तो किसी भी प्रकार का अनुसृजन या अनुवाद करने के लिए हमें निश्चित रूप से एक स्रोत भाषा में उपलब्ध पाठ को देखना ही पड़ता है, उसकी आवश्यकता होती है, उसके बिना कार्य संपन्न नहीं हो पाते। अब हम दूसरी बात करते हैं कि इसमें अनुसृजन कितना जुड़ाव रखता है। अनुसृजन का संबंध जहां भी रचनाकार अपनी छूट लेता है, वैसे ही अनुवादक को भी छूट मिलनी चाहिए। अनुवादक छूट लेता है, अगर उसे लगता है तो वो संदर्भ परक व्याख्याएं अपने ढंग से कर देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो 300 रामायण नहीं लिखे जाते, महाभारत के अनेक पाठ सामने नहीं आते। यानी फिक्स्ड टेक्स्ट या फ्रोजन टेक्स्ट नहीं होता है, एक लिक्विड टेक्स्ट बन करके ट्रांसक्रिएशन उभरता है। तो ये उसकी स्वायत्तता का ही परिणाम है, उसकी छूट का ही परिणाम है। ये उदारीकरण की प्रक्रिया है, अनुवाद के उदारीकरण की प्रक्रिया ही अनुसृजन को जन्म देती है। लेकिन अब अनुवाद कैसे उससे जुड़ेगा? इससे इसलिए जुड़ेगा कि एक गिवन टेक्स्ट के आधार पर अनुवाद भी होता है। अब अनुवाद इस अर्थ में भिन्न कैसे है? भिन्नता इस अर्थ में है कि वो इंटर लैंग्वेज ट्रांसलेशन या इंट्रा लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। मतलब वो अनुवाद में संदेश विचार प्रमुखता से जब होते हैं तब वो अनुवाद हो जाता है, और जैसे ही वहाँ रचनात्मकता की छलांगे लगने लगती हैं, नई जो अभिलाषाएं नए उल्लास के साथ नई रचना की कोपलें जब खिलने लगती हैं तो वह अनुसृजन हो जाता है। तो इस दृष्टि से देखने की जरूरत होती है कि अनुसृजन में अनुवाद
को जो दिया गया पाठ है उसकी एक व्यवस्था होती है, अनुवाद की एक प्रणाली है, स्ट्रेटजी ऑफ ट्रांसलेशन है, लेकिन वो मूलतः भाषाओं से जुड़ा होता है। जब अनुसृजन की बात की जाती है तो इसमें कल्पनाशीलता की प्रधानता भी हो जाती है, रचनात्मकता को भी जगह मिल जाती है, रचनात्मकता को पड़ाव मिल जाता है और उसके आधार पर उसकी व्याख्याएं होने लगती है, उसका विश्लेषण और अन्वेषण होने लगता है। इस अर्थ में वो विशिष्ट बन जाता है, इस अर्थ में वो ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब हम अन्य बिंदु की ओर ले चलते हैं। वो महत्वपूर्ण बिंदु है कि अनुसृजन और भारतीय भक्ति साहित्य, ट्रांसक्रिएशन का इंडियन भक्ति लिटरेचर से क्या सरोकार है। जितने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुए हैं ट्रांसक्रिएशन के, वो सबसे ज्यादा भारतीय भक्ति साहित्य में मिलते हैं। जो व्यावहारिक अनुप्रयोग देखा जाता है, जो अप्लाइड एग्जीक्यूशन है, वो उस अर्थ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा भक्ति साहित्य में मिलता है। भक्ति साहित्य में मूलतः कोई रचना सामने नहीं आती है, लेकिन ऐसा विशिष्ट अनुवाद की स्वतः वो महत्वपूर्ण रचना बन करके सामने आ जाती है। वो एक अलग प्रवेश द्वार की ओर इशारा करती है और उस प्रवेश द्वार में जाने से हमें लगता है कि एक ऐसी खान दिख गई जो सोने की खान है, कोलार जैसा है, जिसमें विशिष्ट रचनाएं हैं। और वे रचनाएं अनुवाद तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती हैं। अगर हम कह सकते हैं तो उसे नई रचना कह दें या अधिक से अधिक हम अनुसृजन कह दें। अब अनुसृजन कहना इसलिए जरूरी होता है कि कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि हमारे शास्त्रों से या किसी पूर्व रचित रचनाओं से मिलते हैं, पहले लिखी गई रचनाओं से मिलते हैं। एक विशिष्ट उदाहरण देकर के मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। वो विशिष्ट उदाहरण क्या है? वह विशिष्ट उदाहरण है कि हमारे यहाँ रामायण की रचना, रामायण का मूल स्रोत वाल्मीकि उसके रचनाकार माने जाते हैं। और जैसा माना जाता है कि वाल्मीकि न केवल भारत के बल्कि विश्व के आदि कवि हैं। वाल्मीकि से पहले कोई कवि नहीं रचा, नहीं था, नहीं मिलता है उसका प्रमाण जिसने रचना की हो। हाँ, यह प्रमाण जरूर है कि हमारे यहाँ वेदों में, उपनिषदों में रचनाएं मिलती हैं और वेदों की रचना के समानांतर कोई रचना सामने नहीं आती है। तो वेद हैं, लेकिन वेद काव्यात्मक रूप में नहीं आते हैं, वो वैदिक संस्कृत का एक हिस्सा है और काव्य रूप में क्लासिकल लिटरेचर के रूप में उसे नहीं जाना जाता है। शास्त्रीय जो रचनाएं हैं वे नहीं है। हाँ, महाभारत इस वेद रामायण के समानांतर आती है। तो महाभारत और रामायण के जो प्रसंग है उसके आधार पर अनेक रचनाएं हैं। उदाहरण के तौर पर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इसका मूल आधार वाल्मीकि का रामायण है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी कल्पनाशीलता से, अपने रचनात्मक संवेद से, रचनात्मक संवेदनशीलता से नई कृति का निर्माण किया। और अगर हम उस परिप्रेक्ष्य से जुड़ाव न रखें तब हम देखते हैं कि नहीं, इसमें तो बहुत सी नई चीजें हैं, बहुत सा नया आलोक दिखाई देता है, नई प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। अब हम देखें कि ये परिप्रेक्ष्य कैसा है। ये परिप्रेक्ष्य इस तरह से जुड़ता है कि इसमें हम रचनाकार को साहित्यता की जगह का स्थान देते हैं। साहित्यता उन्होंने हासिल की और इस साहित्यता के रूप में हम देखें तो कैसे साहित्यता हासिल की। जैसे वो कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम भाषा निबद्ध मंजुल मातृ, यानी अनेक पुराणों निगमों से, शास्त्रों से उन्होंने जो मूल आधार ग्रहण किया तुलसीदास ने, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। किस रूप में प्रस्तुत किया? कि निबद्ध करके, संयोजित करके भाषा में, अवधी भाषा में उन्होंने प्रस्तुत किया है, व्यक्त किया है। इसी तरह से कृतिवास रामायण है बांग्ला में, या फिर कंबन का रामायण है। तो सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं, उसकी निर्मित है, लेकिन उसका मूल आधार कहीं न कहीं वाल्मीकि रामायण से जुड़ता है। इसी प्रकार से जो सूर सागर है सूरदास की रचना, उसका भी मूल आधार भागवत का दशम स्कंद है और दशम स्कंद के आधार पर ही हम वहां से उसको जोड़ा हुआ देखते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग हो, उन सब प्रसंगों को हम कविता में देखते हैं, कविताओं के माध्यम से समझते हैं और रचनाकार की
रचनात्मक प्रतिभा दिखाई देती है। आगे चल करके हम देखें तो हमें साकेत की रचना दिखाई देती है। साकेत का जुड़ाव जो है रामचरितमानस से कितना अलग है, कितना विशिष्ट है, इस संदर्भ में देखें मैथिली षडगुप्त की रचना है। इसी तरह से संशय की एक रात जो रचना है वो भी महत्वपूर्ण है। उसमें भी राम के संशय की स्थिति दिखाई देती है कि युद्ध होने वाला है, लेकिन उस रात्रि के पार में क्या होगा, नरेश मेहता की यह रचना है। और इसी तरह से निराला की राम की शक्ति पूजा कविता में भी निराला जो है राम की उपासना को प्रकट करते हैं और राम कैसे शक्ति की आराधना करते हैं। कृतिवास के रामायण से ये जुड़ा हुआ प्रसंग है। इन प्रसंगों के आधार पर हम देख करके कहते हैं कि रचनात्मकता का नया विन्यास होता है। इसमें इन सभी प्रसंगों में अनुसृजन की उपयोगिता सामने आती है और सृजन को अपना करके ही विशिष्ट रचना निर्मित की गई है, विशिष्ट कृति बनाई गई है। इस दृष्टि से देखने से ये प्रतीत होता है कि अनुसृजन भक्ति साहित्य का जो है मूल आधार है। भक्ति साहित्य की अनेक रचनाएं, अधिकांश रचनाएं अनुसृजन के प्रमाण हैं। वो अनुसृजन के विशिष्ट उदाहरण है। ऐसा उदाहरण दुनिया के साहित्य में लगभग असंभव है, कहीं नहीं मिलता है। कुछ एक उदाहरण होंगे, लेकिन इतना एक आंदोलन के रूप में 400 वर्षों तक, 300-400 वर्षों तक जितने विस्तार से भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ और सभी कहीं न कहीं भक्ति से जुड़ी हुई रचनाएं एक तरह से अनुसृजन के प्रमाण के स्वरूप में दिखाई देती है, उस रूप में समझी जाती है, उस रूप में उसका आलोकन किया जाता है। अब बहुत संक्षेप में हम इस प्रसंग की ओर चलते हैं कि जिसे हम अनुसृजन कहते हैं, उसका की दृश्यता से क्या सरोकार है। अनुवादक की दृश्यता यानी विजिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर वो इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि लॉरेंस बेनेटी की एक पुस्तक आई, इनविजिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर, अनुवादक की अदृश्यता। लेकिन मूलतः उसका सरोकार ये है कि ट्रांसलेटर कभी इनविजिबल नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। उसके मूल सरोकारों को प्रकट होना चाहिए। उसकी स्वायत्तता होगी तभी नई रचना आएगी, और नई रचना का भूगोल तभी निर्मित होता है जब अनुवादक अपनी स्वतंत्रता की मांग करता है। फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेटर से न्यू राइटिंग का सीधा संबंध है, और न्यू राइटिंग कहीं न कहीं यह जो है अनुसृजन से जुड़ी हुई चीज है, उसी का ही अर्थ विस्तार है। उसको अनुसृजन कहना इसलिए भी जरूरी है कि वो अनुवाद के आयाम से जुड़ करके भी एक नया आकार प्रकार लेता है, नई निर्मित करता है, नया कंस्ट्रक्ट बनाता है। इस अर्थ में वो मूल्यवान भी है और उपयोगी भी है। और अनुसृजन इसलिए भी ठीक लगता है कहना क्योंकि अनुवाद से कहीं न कहीं उसका सरोकार है। यद्यपि वह भाषा वैज्ञानिक नजरिए से वाक्य, शब्द और जो व्याकरण की संरचनाओं के मेल में शब्दानुवाद नहीं है, न ही केवल भावनाओं का प्रकटीकरण है, अपितु एक नई रचना की निर्मित है। लेकिन उसका स्रोत तो कहीं न कहीं अनुवाद है, इसलिए अनुसृजन उपयोगी लगता है और अनुसृजन कहना भी आवश्यक प्रतीत होता है। तो संक्षेप में हमने अनुसृजन के विविध पक्षों को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि वो समकालीन विमर्शों से भी जुड़ करके आपके सामने आए और उसका परंपरागत और अतीतगत जो वैशिष्ट है, उसकी पृष्ठभूमि है, उसके सरोकार हैं, उससे भी आपका जुड़ाव हो, ये भी देखने की जरूरत है। आपने ध्यान पूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।